नमस्कार मित्रों, लास्ट लेक्चर में संधारित्रों का संयोजन हम स्टार्ट कर चुके थे। उसका एक ही पार्ट पढ़ पाए हम, श्रेणी क्रम संयोजन। आज हमें इस लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है और ये चैप्टर क्लोज करना है जब। तो अब आ जाइए साहब, बी ए तो उधर पढ़ चुके, अब समांतर, इसको शुद्ध हिंदी में पार्श्वी कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन। क्लियर सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेष बात बताई थी कि परिभाषा में ही सब कुछ पता पड़ जाता है। एग्जैक्टली यहां भी मैं आपको विशेष बात परिभाषा में ही बता दूंगा। पहले सर्किट बना दो ना, ये सब ए है और ये पॉइंट बी है। इनके बीच में हमें तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ के दिखाने है ना। ये संधारित्र 1 जिसकी धारिता C1 लिख दी, ये C2 धारिता का दूसरा संधारित्र, ये C3 धारिता का तीसरा संधारित्र। जो आपको दिखा रखा है वो तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। परिपथ के सिरे A को V विभवांतर के धनाग्र या V विभवांतर के सेल के धनाग्र से जोड़ देते हैं, जबकि बिंदु B के लिए पहले की तरह दो ऑप्शन है। इसको आप अर्थिंग भी रख सकते हैं और निम्न विभव यानी सेल के ऋणांक से भी जोड़ सकते हैं। तो बी के लिए आपका दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे। जैसे आपको पिछले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम वाले के लिए भी यही बताया था कि उसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं। यहां भी आपको ये समझा रहे हैं कि इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। क्लियर साहब? बी के लिए यह भी आपको बताया था कि अगर धनाग से आप, या अगर क्या मतलब धनाग से जो भी सप्लाई देते हैं वह ऋणांक को एज इट इज मिलनी चाहिए या मिलना आवश्यक है। अब देखो सब ध्यान से देखो, ए और बी, इसके बीच देखो तो विभवांतर कितना है? कैपिटल वी, साफ दिखा रखा है। ए और बी के बीच विभवांतर कैपिटल वी है। अब बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई संधारित्र C1 की प्लेटों के मध्य विभवांतर बताइए, तो आप कहेंगे C1 की एक प्लेट A से जुड़ी है और दूसरी प्लेट B से जुड़ी है। A और B के मध्य विभवांतर V है, तो स्वाभाविक है यहां भी विभवांतर कितना होगा? V ही होगा। क्लियर? मैं आपसे पूछूं कि साहब C3 जो तीसरा संधारित्र है, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर बताइए, तो भी आपका प्रश्न जवाब वही होगा कि प्रथम प्लेट A से जुड़ रही है, द्वितीय प्लेट B से जुड़ रही है। A और B के मध्य विभवांतर जो है वही C3 के मध्य होगा या C3 की प्लेटों के मध्य होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं लास्ट में कि आप सब C2 की प्लेटों के मध्य बताइए, तो आप वही जवाब देंगे। एक A से सिरा जुड़ रहा है और एक B से जुड़ रहा है, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होगा। तो साहब डेफिनेशन में मुख्य बात आ जाती है कि साहब समांतर क्रम किसे कहेंगे? जिसमें प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो। तो आप तो बस इस एक बात को विशेष रूप से याद कर लीजिए, यही एक स्पेशल बात है ना, कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो। अब विभवांतर तो समान है, तो साहब Q बराबर CV के अनुसार V तो हो गया आपका कांस्टेंट, ये V तो हो गया कांस्टेंट। धारिता अगर तीनों समान है C, तो आवेश भी तीनों पे समान होगा, Q/3 Q/3 Q/3। लेकिन धारिता अलग अलग है, तो आवेश का वितरण भी
अलग अलग होगा, यानी Q टूटकर किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1, Q2, Q3, यानी ये अलग अलग आवेश प्लेटों पर आपको देखने को मिलेगा, या प्लस Q1 या प्लस Q2 या प्लस Q3, उतनी मात्रा का माइनस सामने प्रेरित करना ही है या दिखाना ही है, वो अपन फंडा पहले समझ ही चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सब कहने का मतलब यहाँ प्लस Q1 या प्लस Q2 और यहाँ प्लस Q3, Q1 Q2 या Q1 Q2 Q3 में टूटा तो वापस तीनों जुड़ के क्या बना देंगे, प्लस Q बना देंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, आवेश टूट जाता है तो आवेश वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब वितरित होता है। तो सब अब परिभाषा आप समझ लीजिए। एक परिभाषा तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान, वह आवेश का धारिता के अनुसार वितरण हो जाता हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो सब समांतर क्रम में आवेश टूटेगा, विभवांतर समान होगा। ठीक है ना, ये आप समझिए। परिभाषा में सारी बात आज चुकती होती है। अब बोलें Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, V समान है ना। इसलिए आवेश संरक्षण से कुल आवेश कितना, Q1, Q2 और Q3, Q1 का मान रख दें C1V, C2V और C2V है ना साहब, C2V और C3V, V कॉमन आ रहा है, यानी Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर सब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम तीनों को हटाकर कोई एक संधारित्र अज्यूम कर लेते हैं, ये आपको ध्यान से समझो, ये तीसरा लगाना नहीं है आपको, अजम्पशन है, कल्पना है। तो आप एकेडमिक पेपर देंगे तो गलती से बना के मत आना, ठीक है। बना दोगे तो उसमें ड्राइंग तो आपने करनी नहीं है, लेकिन मत बना के आना, क्योंकि अपन लिखेंगे ना कि साहब हम A व B के मध्य C धारिता का एक संधारित्र अज्यूम करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो हम लिखेंगे साहब। तो साहब जैसे मैं लिख देता हूं, A व B के मध्य C धारिता का संधारित्र उपस्थित माने, ऐसे लिख दो, कल्पना ही है, उपस्थित माने तो है ना, माने है तो नहीं है ना। तो सब उस अकेले के लिए क्या लिखेंगे आप, उस अकेले के लिए धारिता के सूत्र से Q/V बराबर C लिखेंगे। तो इन तीन की तुलना उस अकेले से, इन तीन की तुलना उस अकेले से, तो फिर आप लिखेंगे ऐसे, एक व दो की तुलना से, है ना, कौन सा, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता है ना। तो तुल्य धारिता दोनों से कंपैरिजन करके लिख दीजिए, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यदि n संधारित्र समांतर क्रम में हो तो तुल्य धारिता को क्या लिख देंगे, C बराबर C1 प्लस 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 Cn। ये सब सिंपल सा हो जाता है। मेरा पुनः ये कहना रहेगा आपसे कि आप इसमें किसी प्रकार से परेशान मत होइए, इसकी परिभाषा में ही सब कुछ है। तो मेरी तो सलाह ये है कि ये विशेष हैं, इन विशेष को आप याद रखिए। ये जो दिख रहा है ना आपको,
पेन थोड़ा डार्क हो गया, ये जो दिख रहे हैं यही विशेष है। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आवेश का वितरण हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सब समांतर क्रम संयोजन पिछले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम करा दिया। अब इससे संबंधित विशेष बातें है ना। सर्किट के सवाल में आपको कोई भी सर्किट दे या दिया जाएगा तो आपको पहले इक्विवेलेंट सर्किट यानी तुल्य परिपथ बनाना आना चाहिए, तब जाके आप सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। अब तुल्य परिपथ बनाने की कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जिसको आप ध्यान रखें, फिर कुछ बातें तो ऐसी हैं जो फिर पढ़ाने के दौरान ही बताई जा सकेंगी, पहले से बताना संभव नहीं है। जब आपसे तुल्य धारिता पूछते हैं या कोई भी सर्किट देते हैं, आपको तुल्य परिपथ बनाना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी गई है उन बिंदुओं के बीच में सेल जोड़ना पड़े, बैटरी जोड़नी पड़े, तो किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ भी चुके कि तुल्य होता ही तब है जब हम सेल जोड़ें यानी सोर्स जोड़ें। अगर हमने सोर्स जोड़ा ही नहीं तो तुल्य धारिता किस बात की, है ना। तो सब पहली बात तो ये है कि जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी जाए उनके मध्य आप सेल या ऊर्जा स्रोत बिना सोचे समझे जोड़ सकते हैं। दूसरी बात में यह है कि आपको जो सर्किट दिया है एक बार के लिए आप शंका कीजिए, जो दे रखा है वो नहीं है ना, यानी उसको आपको कंफर्टेबल या इजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको सर्किट दे दें, आप तुरंत ही आंसर बताना चालू कर दो, नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई अगर आपको सर्किट दिया गया है तो आप उस पर शक करो, शंका करो, है ना। मतलब ये समझो कि इसका पहले तुल्य बना लें, इजी बना लें, फिर जवाब देंगे। दिखने में आपको क्या पता श्रेणी क्रम दिखे, वास्तव में समांतर क्रम हो, या दिखने में आपको समांतर क्रम दिखे, वास्तव में श्रेणी क्रम हो। जैसे मान लीजिए, मैं बीच बीच में सैंपल बताता जाता हूं, ये साहब 1-1 माइक्रोफेरेड के ये 4 संधारित्र ऐसे जोड़ दिए साहब, है ना। मैं जो पॉसिबल हो रहा आपको समझाता जाऊंगा, है ना। ये 1-1 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र है ना, जो इस तरह से जोड़ के आपको दिखा दिए गए। अब वास्तव में ये चारों संधारित्र आपको दिखते हैं समांतर क्रम में, जबकि आप P को पकड़ें और फिर P और Q को थोड़ा सा खींच के रखें तो तार भी नहीं टूटा। अब आपको देखो वास्तव में ये चारों जो श्रेणी क्रम में दिखाए जा रहे थे, समांतर क्रम में दिखाए जा रहे थे, ये चारों किस में मिले, श्रेणी क्रम में, है ना। तो मेरी दूसरी बात का कहना यही था कि जो दे रखा है उस पे शंका करो। वह आपको दिखने में ऐसा दिखता था कि समांतर है, लेकिन उसका तुल्य परिपथ बनाने के बाद जवाब दो, यानी तुल्य का मतलब सरल परिपथ। अगली बात मैं इसी से जुड़ी हुई बता दूं। आपने ये जो तार का डिजाइन ऐसे जिग था, इससे आपने P और Q यानी प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु को पकड़ा और खींच दिया, है ना। इससे कनेक्शन नहीं टूटा, लेकिन सर्किट स्पष्ट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब तीसरी बात में यह है कि आप तार को काटकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने P को पकड़ा, Q को पकड़ा, P और Q को पकड़कर यूं खींच दिया। इस खींचने में ये चारों जो समांतर क्रम में दिख रहे थे वो वास्तव में कौन से क्रम में निकले, श्रेणी क्रम में। तो साहब ऐसे लंबे लंबे तार दौड़ के आपको दिखाए जा सकते हैं। आप तार को काट चाट के छोटा तो कर सकते हो, जैसे मैंने काट लिया, देखो ये कोने काट दिए, है ना, ये सारे कोने काट दिए मैंने और इसको छोटा कर दिया।
लेकिन कनेक्शन तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अगली बात में, अगर दो बिंदु डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, उनके बीच में कोई संधारित्र नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन दो बिंदुओं को दो बिंदु नहीं माना जाएगा, वो दो बिंदु सेम ही माने जाएंगे। तो दो बिंदु जो सीधे तार से जुड़े हैं वो कभी भी दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, वह डायरेक्ट जुड़े, इससे उन्हें एक बिंदु के तुल्य ही माना जाएगा। अगली बात, जहां जिस बिंदु पर दो से अधिक वायर जुड़े, दो से अधिक तार जुड़े, जैसे ये बिंदु ए पर जुड़े हैं, तो जिस बिंदु पर दो से अधिक तार जुड़ते हैं उसे अंग्रेजी में नॉड और हिंदी में संधि कहते हैं, है ना। तो सब संधि पर या जहां भी आपको दिख रहा है दो से ज्यादा तार जुड़ रहे हैं, वहां पर अपनी तरफ से कोई बिंदु दे दीजिए, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सर्किट को सुलझाने जा रहे हैं, तो सर्किट ऐसे बिंदुओं को नाम देने से इजी होने लग जाएगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां भी आपको तीन से या दो से ज्यादा तार जुड़े मिले, आप तुरंत उसको कोई बिंदु दे दीजिए याददाश्त बतौर एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, है ना। ऐसा देने से कुछ नहीं होता, हमारा सर्किट हमें सरल करना होता है वो सरल कर लेते हैं, है ना। छोटा बड़ा करना होता है, तार काट के, मतलब तार कनेक्शन नहीं काटना, तार काट के छोटा बड़ा करना होता है, वो हम कर लेते हैं। अगली बात में ध्यान रखें, जिन बिंदुओं के मध्य आपसे तुल्य धारिता पूछी जा रही है, उन बिंदुओं को ऐसा अजम्पशन रखें कि हमने पकड़ रखा है, उन बिंदुओं को गुमने न दें, उन बिंदुओं को आप अपने कंट्रोल में रखें। जैसे मान लीजिए पी और क्यू के मध्य धारिता पूछी जा रही है, तो आप पी और क्यू को मिस न होने दें। हो सकता है सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उन बिंदुओं को भूल जाएं जिनके मध्य धारिता पूछी जा रही है, संधियों में उलझ जाए या फला जगह उलझ जाए, तो फिर स्वाभाविक आपसे चूक हो जाएगी, फिर आपका तुल्य परिपथ नहीं बनेगा। और जब तुल्य परिपथ नहीं बनेगा तो आप तुल्य धारिता या उस सर्किट से संबंधित बातें नहीं बता पाएंगे। तो बच्चों, ये तो वो बातें थी जो मुझे ध्यान आई, है ना। मैं एक बार दोहरा देता हूं। पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि सब कोई भी सर्किट हो उसका आप डायरेक्ट आंसर न दें, उसको पहले आप इजी करें, यानी उसका तुल्य परिपथ बनाइए। दूसरे नंबर पे बताई थी मैंने जो सैंपल। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो भी आपको सर्किट दे रखा है उसमें बैटरी जोड़नी है, सेल जोड़नी है, तो बिना किसी पूछे आप जोड़ दीजिए, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, है ना। तीसरी बात मैंने इस सामने से बताई थी कि आप जैसे पी और क्यू को पकड़ के खींच लिया आपने, तो सारा ड्रामा स्पष्ट हो गया, यानी सारा सर्किट स्पष्ट हो गया। तो आप जिन बिंदुओं की मध्य धारिता पूछी जाती है उनको पकड़ के सर्किट के तार काट छाट सकते हो, कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार डायरेक्ट तार से जुड़े दो बिंदु नहीं होंगे, उन्हें एक ही बिंदु माना जाएगा। अगली बात, जहां दो से अधिक तार जुड़े हो उसे संधि कहते हैं, संधि को अवश्य बिंदु दें। आपको हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान रखें जिनके मध्य आपसे धारिता पूछी गई है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको कोई बिंदु दे दें क्योंकि आपको सर्किट सुलझाना है ना। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि सब उन बिंदुओं को मिस ना करें जिनके मध्य धारिता आपसे पूछी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो वो बिंदु गुम जाए। अब मैं आपको छोटे छोटे सवाल के जरिए बात समझाता हूं, है ना। क्वेश्चन 1, है ना। ये सब एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इन सवालों को करता है, इन सवालों में वो बच्चा भी इंटरेस्ट ले सकता है जिसको कभी न्यूमेरिकल नहीं आया, क्योंकि ये सवाल एक बार आने के बाद भुलाना मुश्किल में होता है, ये भूले नहीं जाते, ये सवाल याद रह जाते हैं।
और ये ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, पहेलियों की तरह, जैसे अपन बचपन में खेलते होते हैं उस टाइप के सवाल हैं। इसमें थोड़ा दिमाग आपका दौड़ सकता है, इसलिए सब बच्चे इन चीजों को ध्यान से समझे। जैसे साहब ये एक इसने अपने को सर्किट दिया इस तरह का, इसने कहा कि भाई सभी की धारिता सी है ना साहब, सभी की धारिता भी मैं लिख दूंगा, है ना, ये थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर दूं, ये इस तरह से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने, ये से, है ना। पहले सर्किट को देखिए, P और Q, सभी की धारिता बता दी C, है ना। मैंने जो बातें आपको शुरू में बता दी वो तो आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें हैं जो बीच में आएंगी तो मैं हाथों हाथ उनको क्लियर करता जाऊंगा। देखो साहब, ये P बिंदु ही है क्योंकि इनके बीच में कोई जुड़ ही नहीं रहा कुछ भी, तो आप समझ गए होंगे ये बिंदु Q ही है क्योंकि Q और Q के बीच में, इनके बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा। सीधे जुड़े दो बिंदु होते नहीं, वो एक ही होते हैं, डायरेक्ट जो तार से जुड़ रहे हैं। अब देखो साहब, संधि, जहां दो से ज्यादा तार जुड़ेंगे उसे अपन संधि कहेंगे, जैसा कि मैंने भी आपको फोकस करके दिखाया था, है ना। ये संधि है और ये संधि है ना। संधि को अपनी तरफ से कोई भी बिंदु दे दें, सर्किट को सुलझाने में वो सहायक होता है। ये संधि को अपनी तरफ से मैंने बिंदु दे दिया x y। ये ध्यान रखें कि मुझे इस x y से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो P और Q से ही मतलब है। अब सब ये धारिता तो सबकी C है ना। अब मैं पहले इसका तुल्य परिपथ बनाऊंगा, फिर आपको आंसर बता पाऊंगा। अभी आपसे कोई भी आंसर बताना जल्दबाजी होगी। जैसे आपको कौन से क्रम में दिख रहे हैं, तीनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, किस क्रम में अपन देखते हैं, है ना। चलो साहब तुल्य परिपथ बना लो। तुल्य परिपथ में देखो P और X दोनों दो बिंदु नहीं हैं, तार से जुड़े दो बिंदु कभी भी दो बिंदु नहीं होते हैं, डायरेक्ट तार से जुड़ रहे हैं तो P और X दो बिंदु नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है। क्लियर। चलो साहब, इसी प्रकार Y और Q ये भी दो बिंदु नहीं है, सीधे तार से जुड़े दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक ही बिंदु होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, हाथों हाथ उसका पालन करके दिखा दिया, समझ में होगी बात। तो साहब Y और Q भी एक ही बिंदु है, P और X भी एक ही बिंदु है। अब देखो सर्किट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पहले बोलो साहब, ये C किसके बीच में जुड़ रहा है, P और Y के बीच में, ये रहा P, ये रहा Y, इनके बीच में जो जुड़ रहा है उसका नाम क्या है, C। आगे साहब ये कवर हो गया, कोई कनेक्शन तोड़ा नहीं। अब आ जाओ साहब, Y और X के बीच में क्या जुड़ रहा है, C, ये रहा X, ये रहा Y, इनके बीच में क्या जुड़ रहा है, C, ये भी कवर हो गया। बोलो कोई कनेक्शन तोड़ा नहीं, कनेक्शन वैसा का वैसा ही है। लास्ट कौन सा बचता है, ये वाला, है ना, X और Q, ये रहा X और ये रहा नीचे Q, दिख गया। Q और X के बीच में भी एक संधारित्र जुड़ रहा है जिसकी धारिता C है, तीनों संधारित्र आएगी। किसी प्रकार का कोई कनेक्शन यहां पर नहीं काटा गया है, नहीं काटा गया है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जैसा वहां है वैसा ही बोल बोल के आपको दिखा है। तो वास्तव में ये तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है बल्कि समांतर क्रम में है। अतः P व Q के मध्य धारिता C प्लस C प्लस C यानी 3C, है ना। समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 C2 Cn, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है,
1/C1, 1/C2, 1/Cn, है ना। प्रतिरोधों से उल्टा है। जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में होता है, जो प्रतिरोध में समांतर क्रम में होता है वो धारिता में श्रेणी क्रम में होता है, और जो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है वो संधारिताओं में समांतर क्रम में। तुल्य धारिता आएगी, तुल्य परिपथ बनाना आना चाहिए, और तुल्य परिपथ खेल खेल में धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। चलो सब, अब देखना ऐसा का ऐसा सवाल थोड़ा सा चेंज है ना। अगला सवाल मैं लेता हूं, वो इसी रिदम वाला होगा, थोड़ा सा उसमें चेंज करता हूं। ये सब P, ये C, वही C, ये C है ना। ये सब मैंने, ये सब C और ये C है ना। पहले सब लिख देता हूं मैं। अब सब P और Q के मध्य तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। अपनी टास्क है कि P और Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। तुल्य धारिता ज्ञात ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले संधियों को पकड़ो। संधि पकड़ ली सब। संधियों को सबसे पहले नामकरण कर देना चाहिए। तो इसका नामकरण तो वही x कर देता हूं मैं, इसका नामकरण कर देता हूं y। ठीक है साहब। तो सब पहले की तरह अभी भी मैंने यहां पर वही किया। अब इसका तुल्य परिपथ बनाओ, देखा वही बनता है क्या। देखो P से चले आप, P से चले, कितनी शाखाएं हैं, 1 और 2। कितनी शाखाएं हैं, 1 और 2। ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2। पहले 1 को पकड़ो। 1 में एक संधारित्र जुड़ रहा है, और किसको जा रहा है, x को। देखो साहब सही है कि नहीं है। 1 में एक संधारित्र जुड़ रहा है और किसको जा रहा है, x को। बिल्कुल सही, वैसा का वैसा कॉपी हो गया। चलो अब आ जाओ 2 को पकड़ो। 2 में एक संधारित्र जुड़ के और कौन से बिंदु पर आ रहा है, y पर। ये देखो 2 में एक संधारित्र जुड़ के कौन से बिंदु पर आ रहा है, y पर। ये क्लियर हो गया, दो तो क्लियर हो गए। कोई कनेक्शन काटा गया, कोई कनेक्शन नहीं काटा जा रहा, आपके सामने है जो भी है। अब आ जाओ सब, x और y के बीच में भी एक संधारित्र है। x और y के बीच में भी एक संधारित्र है। यह लो सब, ऐसा कैसा आ गया, क्लियर। अब आ जाओ सब, x और q के बीच में एक संधारित्र है। x और q के बीच में एक संधारित्र है। ये लो कवर हो गया। अब कौन बचा है, y। ये y बिंदु है साहब। y और q के बीच में भी एक संधारित्र है। y और q के बीच में भी एक संधारित्र है। तो देखो साहब, आपके सामने दोनों सर्किट हैं। उस सर्किट में यहां पर कोई संधारित्र नहीं था, इसलिए P और x दोनों एक ही बिंदु थे, y और q दोनों एक ही बिंदु थे। लेकिन जिस सवाल को हम कर रहे हैं उसमें यहां पर भी संधारित्र है और यहां पर भी है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि P और x एक ही बिंदु है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बीच में ये डायरेक्ट कहां जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट तार से जुड़े दो बिंदु नहीं माने जाएंगे। लेकिन ये तो डायरेक्ट जुड़ ही नहीं रहे, इनके बीच में तो संधारित्र उपलब्ध है। तो इनके बीच में संधारित्र उपलब्ध है, इन्हें अपन एक बिंदु मान ही नहीं सकते, इसलिए अब डिजाइन ऐसा बना। देखो साहब, अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं। पहली बात तो दो तरीके हैं। ये एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। हिंदी में लिखूं व्हीटस्टोन सेतु। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन प्रतिरोधों का बनाया गया है। किनके द्वारा, व्हीटस्टोन के द्वारा। व्हीटस्टोन, इनमें इसका नोमेनक्लेचर करते हैं P, इसका करते हैं Q, इसका करते हैं R और इसका करते हैं S प्रतिरोध में।
है ना, जो अगले चैप्टर में आएगा। ये चैप्टर क्लोज हो चुका, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपके सामने ये चीजें आने वाली हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्हीटस्टोन कहते हैं कि यदि P अनुपात Q R अनुपात S है, जैसे अपने भी यही है, P की जगह कौन है C, Q की जगह भी C है तो C बटा C 1, इसी प्रकार R की जगह भी C है, S की जगह भी C है तो C बटा C यानी 1, तो दोनों वास्तव में बराबर है। तो साहब व्हीटस्टोन कहते हैं कि अगर कहीं पर भी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो तो बीच की शाखा जो x तथा y के मध्य है उसमें धारा या आवेश गमन नहीं करेगा, इसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। और जिसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है तो स्वाभाविक है उससे सर्किट से हटा लो। क्लियर? तो साहब व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है तो X व Y के मध्य धारिता क्या है साहब? प्रभावहीन है। और प्रभावहीन है करके आप X व Y के मध्य लगे संधारित्र को हटा लें। एक तरीका तो ये है। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो पढ़ा ही नहीं तो हम क्यों माने? मत मानो। तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था बैटरी जोड़ने का, ठीक है साहब? ठीक है साहब, बैटरी जोड़ दो। ये साहब मैंने 100 वोल्ट विभवांतर की बैटरी का धनाग्र P से जोड़ दिया, है ना। बैटरी का विभवांतर 200 है तो एक Q से जोड़ दिया -100। क्लियर? तो विभव का अंतर कितना हो? 100 माइनस माइनस प्लस। चलो आप तो P पे फोकस रहो, बाकी और मत देखो। अब आप यूं समझो इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लीजिए 30 वोल्ट है तो स्वाभाविक है इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी कितना होगा? 30 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु P से निकले हुए हैं, दोनों की सारी सिचुएशन सेम है, दोनों में सप्लाई भी सेम है, तो दोनों में विभवांतर भी समान ही होगा। विभवांतर भिन्न होने का कोई कारण मुझे तो नहीं सूझता, आपको सूझे तो आप बताइएगा। तो सब मान लीजिए अपन ने प्लेटों के मध्य विभव का अंतर 30 मान लिया, तो फिर यहाँ कितना वोल्ट होना चाहिए? 70। 70 माइनस 100, ये 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ये प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया 30 वोल्ट। इसी प्रकार यहाँ वोल्टेज 30 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 70 वोल्ट होना चाहिए, 70 वोल्ट होना चाहिए, है ना। तो सब अगर अपन वहां 30 वोल्ट अज्यूम करते हैं तो यहां भी 30 ही अज्यूम करना पड़ेगा, और 30 अज्यूम करेंगे तो ये 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट है तो यहाँ 70 है, तभी तो विभव का अंतर 70 और 30, 100 के बीच में 30 रहेगा। एग्जैक्टली यहाँ भी 100 और 70 के बीच अंतर 30 ही रहेगा। अब आपने क्या देखा? मैंने आपसे कहा भी था कि बैटरी हमें जोड़ के देख लेनी चाहिए, बैटरी जोड़ने से सारा फंडा ही क्लियर हो जाता है। तो साहब अब आपने देखा होगा कि X 70 वोल्ट पर है और Y 70 वोल्ट पे, X व Y समान विभव पर हैं, और X व Y समान विभव पर हैं तो समान विभव पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, इसलिए इस संधारित्र को हटाना पड़ेगा। तो सब दो आइडिया हैं। एक तो अगले चैप्टर का आइडिया कि जो संरचना विशेष आपको दिख रही है इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन के अनुसार इसका नोमेनक्लेचर P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है। वो कहते हैं P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो जाए तो मध्य वाली शाखा समाप्त है की ओर है। अपन अगर उसको नहीं मानते, क्योंकि अभी अपन ने नहीं पढ़ा, तो फिर आप बैटरी लगा के देख लो। बैटरी लगा के जब मैंने देखा तो दोनों संधारित्र को विभवांतर समान होगा तो फिर X और Y पर विभव समान हो जाएगा, और विभव समान है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो X और Y के मध्य धारिता प्रभावहीन होगी। ये सब प्रभावहीन है, इफेक्टिव नहीं है। तुल्य बनाओ सब।
तो देखो उसका तुल्य ये, अब इसका तुल्य अगला बनाओ, P ये निकाल दो, C C और ये देखो C और C। ये आपकी इच्छा है, डमरू जैसा बनाओ कि वर्गाकार बनाओ कि आयताकार, ये तो बच्चों के शौक होते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। मेरे को डमरू टाइप का अच्छा लगता है, मैं डमरू टाइप में बनाता हूँ। आपको लगता है कि नहीं हमें तो वर्गाकार या आयताकार, तो आयताकार जो देखो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये देखो डायरेक्ट जोड़ दिए, ये भी डायरेक्ट जोड़ दिए, इसको हटा दिया, है ना। अब सब ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो स्वाभाविक है दोनों की धारिता सेम ही होगी, है ना। CC श्रेणी क्रम में, नीचे भी CC श्रेणी क्रम में, तो सब इनकी तुल्य धारिता मैंने अगर मान ली C डैश, तो 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C यानी 2/C, तो C डैश बराबर C/2। तो सब ऊपर भी C/2 रही और नीचे भी। फाइनल लास्ट तुल्य परिपथ ये बनाते रहा करो, उसमें कोई बिगड़ना तो कुछ है नहीं। ये कितनी इसकी धारिता C/2 और इसकी धारिता भी C/2, ये लो साहब। तो देखो तुल्य फिर तुल्य फिर तुल्य, तुल्य तुल्य बनाते जाओ, सर्किट सिमटता जाएगा, आपके काबू में आता जाएगा, आपके लिए कंफर्ट होता जाएगा। तो सब ऊपर वाली धारिता भी C/2, नीचे वाली, दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है तो P व Q के मध्य धारिता C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C। तो साहब इस सर्किट की जो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड रूप में प्रेजेंट किया था, इस सर्किट की तुल्य धारिता मात्र कितनी निकली? C निकली। कितने सारे तुल्य परिपथ समझ में आ गया आपको। इसका ये बना, यही विशेष क्यों बना है तो मैंने बता दिया आपको, अगले चैप्टर से पता पड़ जाएगा। फिर इसमें ये बीच का प्रभावशील है, तो ये ऊपर के CC नीचे के CC रह गए, बीच का हट गया, फिर ये C/2 ये C/2, दोनों समान, आंसर आ गया, है ना। अब आपको एक बात पूछनी चाहिए, मेरे से पूछो आप कि यार मैंने इसका तुल्य यही क्यों बनाया, है ना। तो सब एक कारण तो सिमेट्री थी। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जब भी आपको कोई सर्किट सिमेट्रिकल दिखे, जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछ रहे हैं उनके सापेक्ष आपको लगे कि सर्किट सिमेट्रिकल है, स्मार्ट लग रहा है, जम रहा है, तो आप समझ जाना कि उसमें कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन छुपा हुआ हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं, देखो कहां कैसे कैसे छुपाते हैं। जैसे ये है सर्किट, है ना, मैं जितनी पॉसिबिलिटी आइडिया बताया तो सिमेट्री से पहचान में आता है, फिर मैं अभी उसका फाइनल आइडिया ही बता दूंगा। ये भी सब सर्किट है। अब देखो सिमेट्रिकल लग रहा है ना, ये सबकी धारिता CCC है, ठीक है, ये C है, इसने इसको C बिंदु कह दिया, इसको D कह दिया। अब आपसे पूछ लिया P और Q के मध्य धारिता। अब देखो यहां तो हालांकि दिख भी जाना चाहिए आपको कि ये व्हीट स्टोन दिख रहा है साफ साफ, है। फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी आपको लगे कि सर्किट अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, सिमेट्री है, तो एक बार आप शक कीजिए कि वहां कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं छुपा हुआ है ना। अब देखो छुप रहा है, ये देखो समांतर है 2C, समांतर है 2C, समांतर है 2C और समांतर है 2C, है ना। ये यहाँ पे फिर एक चीज दिखाई मैंने, ये तार इतना लंबा कर दिया, नहीं फालतू है, काट दो, यहाँ लिख दो D। ये तार भी इतना लंबा कर दिया, फालतू है, काट दो, यहाँ लिख दो C। इस तार को मैं काट दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ये कोशिश करेगा
क्योंकि ये आपको क्या सिखाना चाहता है, ये आपको तुल्य परिपथ बनाना सिखाना चाहता है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप समझदारी से काम लें। आप जान लें कि वो जान करके देखो बिंदु डी यहाँ लिख रहा है, बिंदु सी वहां लिख रहा है, अरे इस बीच में कुछ तो है ही नहीं, तो काटो उस तार को। अब देखो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। जब कोई सर्किट सिमेट्रिकल दिखे तो समझ जाओ कि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा के 90 डिग्री पर जो संधारित्र है वो गया काम से शहीद हो जाएगा। वो देखो इसका तुल्य परिपथ बनाओ मैं तुरंत, ये P टू सी है ना, टू सी ठीक है। यहां पहुंच गया आप C पे, ये C पे पहुंच गए, इधर पहुंच गया आप D पर, इधर पहुंच गया आप D। C D से मतलब नहीं है अपने को, P और Q के मध्य तुल्य, तो ये 2C जोड़ के C आ गया, ये 2C जोड़ के D आ गया, फिर D से 2C Q, D से 2C ये Q पे चला गया, और C से 2C Q पे चला गया, C से 2C और ये में Q पे चला गया। देखो आप, ये प्रभावशाली नहीं है, ये प्रभावहीन है। इसके सिरों पर विभव समान है, विभव समान होने के कारण इसमें धारा प्रवाह, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा, इससे हटाना पड़ेगा। तो सब ये हटा दिया अपन, है ना। तो कहने का मतलब अब C और D ये तो इससे मतलब को आप बीच का हटा ही दिया आपने, क्योंकि व्हीट स्टोन था। अब ये देखो इसकी तुल्यधारिता C डैश मान लेते हैं, इसकी तुल्यधारिता भी C डैश मान लेते हैं, दोनों सेम ही है, वो भी श्रेणी क्रम में 1/C डैश, तो 1/2C प्लस 1/2C, 2/2C का मतलब 1/, तो C डैश बराबर आ गया आपके पास C डैश इज इक्वल टू C, है ना। तो ऊपर भी C है और नीचे भी C है। फाइनल सर्किट बना दो छोटा सा, ये P, C और C, ये Q। तो जब इसका तुल्य वो बना, व्हीट स्टोन दिखेगी आप, इसका तुल्य ये बना, दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तो C प्लस C 2C आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ भी व्हीट स्टोन को छुपा रखा था। और बताता हूं मैं आपको, है ना, ये सब जैसे ये सर्किट है, मेरे को तोड़ना पड़ेगा बीच में, चौक से सर्किट बनते हैं तो ठीक रहते हैं, है ना। अब सर्किट क्या है, इससे बनाते हैं तो बीच बीच में काटना पड़ेगा। चलो सब, ये अगला क्वेश्चन था, ये उसी क्रम में देखते जाओ, है ना। स्मार्ट जो लगे वहां गड़बड़ समझ लो। ये देखो, ये है ना, अब इसमें पूछ रहा है धारिताएं सब C बोल दी इसने। अब इसने पूछा तुल्य धारिता बनाओ। स्मार्ट लग रहा है सर्किट, है ना, सिमेट्री दिख रही है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। जहां अच्छा सुंदर लगे समझ जाइए वहां कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर समझ गए अपन गड़बड़ होगी। संधि को नाम दे दें, इसको X दे दें, इसको Y दे दें। जहां दो से अधिक तार जुड़े हों उसका नोमेनक्लेचर कर दो, है ना। ये नोमेनक्लेचर कर दिया अपन ने। अब क्या नाम से, P को पकड़ो आप ध्यान से, है ना। मैं जैसे दिखाऊं वैसे देखते जाओ आप। P को पकड़ो और Q को पकड़ो। जैसे लिफाफा खोलते हो ना आप यूं करके, हैं, तो लिफाफा खोलो, देखो ये देखो, इस P को देखो इधर ले आओ, यहाँ पे, है ना। P को इधर ले आओगे तो P के साथ ये दो संधारित्र भी आएंगे, है ना। और ये बिंदु X और ये बिंदु Y, X और Y को अपनी जगह रहने दो। अरे यार, X और Y को आप अपनी ही जगह रहने दीजिए ना, उनको आपको कहीं नहीं करना। ये देखो, तो ये दोनों बाहर निकल गए, देखो ये दिखा दिया यहाँ पे और ये दिखा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। और ये रहा बिंदु P, ये रहा,
ठीक है। अब ये देखो, ये बाकी x और y के बीच में, ये देखो x और y के बीच में, है ना। अब ये इधर x से c जुड़ रहा है और इधर भी x y से c जुड़ रहा है, और कहाँ जा रहे हैं, q पर। ये देखो, ये जुड़ रहे, ये जुड़ रहे, और ये q मैंने बाहर पटक दिए यहाँ पे। ये देखो, है ना। कोई कनेक्शन मैंने कट नहीं किया, कनेक्शन वो का वही है। सीधा सीधा देखो तो ये वही सवाल है अपना जो अपन कर चुके, है ना, वही जो अपन ने अभी पिछले पृष्ठ पे किया। आंसर पता पड़ गया होगा आपका, सी है इसका आंसर, है ना। तो ये व्हीट स्टोन को छुपा के दिया जा सकता है ना। तो सब ये सिमेट्री वाले सवाल हैं, व्हीट स्टोन वाले सवाल हैं। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको लास्ट में, कि ऐसा भी नहीं है, जैसे सर्कुलर फेज में भी हो सकता है। जैसे ये मान लो ऐसे सर्कल दे दिए, यहाँ भी व्हीट स्टोन छुपा हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये संधारित्र, ये संधारित्र और ये संधारित्र, ये देखो, है ना। इसको आगे फिर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिर कनेक्ट कर दिया, ये देखो, है ना। और फिर ये संधारित्र, ये लो, है ना। अब इस टाइप से आपको कोई सर्किट बना के दे दिया, है ना। सबकी धारिता बता दी, सब सी 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 ऐसे बता दी। अब आपसे पूछ लिया पी और क्यू के मध्य तुल्य धारिता बताओ, इसमें पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन चली जाएगी। देखो आप बहुत ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ऊपर वाले इन चारों को देखो, ये व्हीट स्टोन बना रहे हैं, ये गायब हो गया। नीचे वाले चारों को देखो, ये भी व्हीट स्टोन बनाया, तो ये गया काम से, है ना। फिर जब इनको और इनको सोल्व करेंगे तो फिर ये भी चला जाएगा। तो वर्टिकल लाइन पूरी की पूरी गई, सीधी वाले, है ना। तो कहने का मतलब, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस हैं, ये कैसे भी छुपे हो सकते हैं। व्हीट स्टोन के छुपे होना का पता लगाना है, ये थोड़ा सा सवाल करने के एक्सपीरियंस से क्रिएट होगा। जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे, वैसे वैसे उस एक्सपीरियंस में ये काउंट होता जाएगा, आता जाएगा आपके सामने, है ना। फिर आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।